नमस्ते एवरीवन। मुगल कालीन वास्तुकला आज अपन पढ़ने वाले हैं। BHIC 133 ये सब्जेक्ट का कोड है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 17 है। ये चैप्टर नंबर 17 है। मैं आपको सिर्फ अब वही पढ़ाऊंगा जो सवाल आते हैं। ठीक है, अब तक मैंने कम से कम 3-4 सब्जेक्ट के गेस किए हैं पेपर, तो 8 में से 5 सवाल आ चुके हैं। अगर किस्मत अच्छी रही इस बार भी तो 8 में से 5 तो आ ही जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक सवाल मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मुगल कालीन वास्तुकला और मुगल कालीन चित्रकला, या तो दोनों आ जाएंगे 40 नंबर के, या फिर एक आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यूनिट नंबर 17 से है मुगल कालीन वास्तुकला। BHIC 133 इसका कोड है। तो स्टार्ट कैसे करना है, जैसे कि मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में विस्तार से आपको वर्णन करना है। 20 नंबर का सवाल है और 400 वर्ड्स में लिखना है। शुरुआत कैसे करनी है? मुगल काल में कला का अद्भुत विकास हुआ। ठीक है, मुगल काल में कला का अद्भुत विकास हुआ। वास्तुकला किसको कहते हैं? इसको इंग्लिश में तो कहते हैं आर्किटेक्चर, यानी कि जिसमें मतलब महल वगैरह बनाए जाते हैं, किले बनते हैं। ठीक है, और मकबरे बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा मस्जिदें बनती है, मदरसे बनते हैं। तो ये सब कुछ वास्तुकला का उदाहरण है। ठीक है, तो मुगलों के टाइम पर कला का विकास हुआ, क्योंकि मुगलों के टाइम पर दोस्तों मंगोलों का आक्रमण भारत पर नहीं हो रहा था। ठीक है, और मुगलों की जो राजनीतिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, वो बेहतर अब हो चुकी थी। देखो, कुछ बनाने के लिए आपके पास में पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो सरकारी खजाने में पर्याप्त पैसा था, और शाहजहां के टाइम पर तो इतना पैसा हो गया था कि उन्होंने ताजमहल जैसी चीजें भी बनवा दी, जो कि दुनिया के नायाब अजूबों में गिनी जाती हैं। तो मुगलों के टाइम पर मंगोलों का आक्रमण नहीं होता था। ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता थी। ठीक है, तो यहाँ पर सम्राटों को खूब मौका मिला, अवसर मिला उनको कि वो अच्छी अच्छी चीजें बना पाए। मुगल शासक कला प्रेमी थे। ठीक है, मुगल शासक कला प्रेमी थे। सल्तनत काल के जो शासक थे वो थोड़े से कट्टर थे। ये थोड़े उदार व्यक्ति थे, इसलिए कला से प्रेम करते थे, जिसकी पुष्टि उनके समय की कलाकृतियों में होती है। अब हम क्यों कह रहे हैं कि ये कला प्रेमी थे? क्योंकि इनके टाइम पर जो चीजें बनाई गई हैं, जैसे किले, महल, मकबरे, तो उनको देख करके लगता है कि वास्तव में कला में इनका इंटरेस्ट रहा होगा। तो मुगल काल में अनेक ऐसे भव्य इमारतों का निर्माण हुआ जो आज भी अपनी भव्यता व कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। आज यह इमारतें ऐतिहासिक महत्व की हैं। ठीक है, तो अब हम देखने जाते हैं, और पर्यटन का काफी ज्यादा विकास हो चुका है। सरकार को उससे राजस्व भी मिलता है, जिन्हें देखने के लिए विश्व भर से न केवल पुरातत्व अपितु पर्यटक भी आते हैं। ठीक है, तो जो आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, पुरातत्व विज्ञान में, तो वो भी आते हैं देखने के लिए, पर्यटक भी आते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में प्रचलित वास्तुकला की भारतीय इस्लामी शैली का विकास मुगल काल में हुआ था। अब दिल्ली सल्तनत में भी कुछ कुछ चीजें बनी थी, लेकिन उसका पूरी तरह से विकास है भारतीय इस्लामी शैली। ठीक है, भारतीय इस्लामी शैली, ये वास्तुकला की शुरुआत, ये एक प्रकार की शैली थी जिसकी शुरुआत सल्तनत काल में हो चुकी थी, जिसकी शुरुआत सल्तनत काल में हो चुकी थी, और इसका पूरी तरह से विकास होगा मुगल काल में। ठीक है, अब देखो मुगलों के टाइम पर जो चीजें बनी है, ठीक है, भारत के अंदर, तो उसमें अलग अलग देशों की कलाकारियां उपस्थित है। ठीक है, उसके अंदर फारस की, फारस ईरान का पुराना नाम था, फारस तुर्की, फारस तुर्की मध्य एशिया, फारस तुर्की मध्य एशिया, और गुजरात, बंगाल, जौनपुर, इन स्थानों की जो कलाएं थी, ठीक है, ये सब हमें मुगल शैली में दिख रही थी। यानी कि मुगल शैली है वो एक प्रकार की मिश्रित वास्तुकला थी। मिश्रित वास्तुकला का क्या मतलब है यहाँ पर, कि मुगलों के टाइम पर जो कुछ बन रहा था, ठीक है, उसमें कुछ विशेषताएं फारस में जो चीजें बनती थी उसकी मिलती थी, तुर्की देश में जो चीजें बन रही थी उसकी भी विशेषताएं मिलती थी उस चीजें, मध्य एशिया, गुजरात, बंगाल, जौनपुर में जिस प्रकार की कलाकृतियां बन रही थी, तो उनकी कुछ कुछ विशेषताएं वो मुगलों की कलाकृतियां में मिलती है। तो अपन ने कह दिया कि मुगलों की जो वास्तुकला थी वो मिश्रित प्रकार की
वास्तुकला थी। अब देखो मुगल स्थापत्य कला के विकास और प्रगति की आरंभिक क्रमबद्ध परिणति फतेहपुर सीकरी आदि नगरों के निर्माण में दिखती है हमें। अब देखो फतेहपुर सीकरी ये एक पूरा का पूरा नगर बसाया गया था। एक संत थे यहाँ पर, सूफी संत, जिनके आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो अकबर ने यहाँ पर एक पूरा का पूरा नगर बसाया था। फतेहपुर सीकरी में काफी चीजें बनी हैं। तो मुगल स्थापत्य कला की जो प्रारंभिक कलाकृति है हमें वो कहां पर देखने के लिए मिलती है? प्रारंभिक कलाकृतियां फतेहपुर सीकरी के अंदर। ठीक है, और दोस्तों हमें चरम परिणति, परिणति का मतलब होता है रिजल्ट। चरम परिणति का मतलब है कि मुगल स्थापत्य कला या वास्तुकला चरम पर कब पहुंच गई, मतलब बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर चीजें बनाई जाने लगी उस वक्त। ठीक है, तो ये शाहजहां के टाइम पर हुआ था। ठीक है, तो मुगल स्थापत्य कला का जो शुरुआत था वो फतेहपुर सीकरी से माना जाता है, और जो चरम परिणति थी या फिर अंतिम परिणति, परिणति का मतलब रिजल्ट। ठीक है, मतलब बहुत ही बढ़िया बेहतरीन चीजें बनाई गई थी शाहजहां के टाइम पर। मुगल काल में वास्तुकला के क्षेत्र में पहली बार आकार एवं डिजाइन की विविधता का प्रयोग। अब देखो अलग अलग आकार है, उसकी चीजें बनाई गई। ठीक है, और अलग अलग उसमें डिजाइन दिया गया। ठीक है, अब देखो पत्थर के अलावा दोस्तों, पत्थर तो लगाते थे हर चीज में, इसके अलावा पलस्तर का अब प्रयोग होने लगा। पलस्तर क्या होता है? दीवार पर जो चिनाई की जाती है उसी को अपन पलस्तर कहते हैं। तो पलस्तर का प्रचलन अब चल पड़ा। और गचकारी, गचकारी क्या होती है? गचकारी का प्रचलन भी अब अकबर के टाइम पर चल पड़ेगा। देखो आपने देखा होगा कि पत्थर रखे रहते हैं रोड के किनारे। ठीक है, सरकारी बिल्डिंग्स में ज्यादा होता है। उनमें दोस्तों फूल बने हुए थे, ऐसे फूल। ठीक है, उसमें कुछ कुछ फूल ऐसे बने होते हैं पत्थर पर। ठीक है, कटिंग करके बनाए जाते हैं सब। ठीक है, कमल का फूल बना दिया, फूल पत्ती बना दी। तो ये कला क्या कहलाती है? गच्चकारी। ये कहला पत्थर पर अलग अलग बनावट से जो कला प्राप्त होती है उसको कहते हैं गच्चकारी। ठीक है, पत्थर पर मतलब फूल पत्तियां वगैरह बना दी जाती है। तो सजावट के क्षेत्र में संगमरमर पर जवाहरात का प्रयोग भी साज सजावट के लिए होता था। अब देखो संगमरमर का पत्थर आता था राजस्थान से। ठीक है, उस संगमरमर के पत्थर पर, काफी महंगा पत्थर होता है। ठीक है, संगमरमर का पत्थर, इस पर दोस्तों जो जवाहरात होते थे, जो ज्वेलरी होती थी, उसका प्रयोग भी किया जाता था, ताकि मुगल जो चीज बना रहे थे वो चीज है देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगे। सजावट के लिए पत्थरों को काटकर फूल पत्ती को सफेद संगमरमर में जोड़ा जाता था। अब देखो जैसे कि कोई पत्ती बना दी है, फूल की पत्ती, अब ये पत्थर की पत्ती होती थी और इसको संगमरमर के पत्थर पर चिपका दिया, तो ऐसा वहां पर चल रहा था। तो मुगल काल में गुंबद बनाए गए। गुंबद क्या होते थे? डोम्ब। ठीक है, गुंबद का मतलब मैंने समझा रखा है, ये गुंबद कहलाता है। और बुर्जों का निर्माण भी किया गया। बुर्ज क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आपने कुतुब मीनार देखी है ना, बुर्ज उसको कहते हैं, कि मतलब ऐसी प्रकार की इमारत, ऐसी प्रकार की इमारत जिसकी लंबाई ज्यादा होती है, जिसकी लंबाई ज्यादा होती है उसकी चौड़ाई से। तो ऐसी इमारत क्या कहलाती है? बुर्ज कहलाती है। आपने बुर्ज खलीफा का भी नाम सुना होगा। ठीक है, तो बुर्ज और गुंबदों का निर्माण है वो किया गया मुगलों के टाइम पर। ये आप बहुत बढ़िया इंट्रो लिख सकते हैं, 1-1.5 पेज में तो ये इंट्रो हो जाएगा। अगर ज्यादा चीजें याद नहीं रहती तो आप इतना तो लिख के आ सकते हैं। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो एक एक शासक के बारे में बताना होगा। बाबर ने भारत में अपने अल्पकालीन समय में, अब देखो बाबर मुगलों को मतलब बहुत लंबे टाइम तक स्थापित करना चाहता था बाबर। और बाबर ने काफी ज्यादा युद्ध लड़े, जैसे खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ठीक है, और इब्राहिम लोदी के साथ में पानीपत का युद्ध लड़ा था उसने। चंदेरी का भी युद्ध लड़ा था। ठीक है, मालवा के शासक के खिलाफ। तो बाबर का जो टाइम था दोस्तों युद्ध वगैरह लड़ने में चला गया। अब वास्तुकला, स्थापत्य कला, इनका विकास कब होता है? जब राजा के पास में पर्याप्त टाइम होता है, तभी वो कुछ बना पाता है।
तो बाबर ने भारत में अपने अल्पकालीन शासन में वास्तुकला में विशेष रुचि दिखाई थी। अब थोड़ा सा टाइम मिला हालांकि बाबर को, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाया। ठीक है, अब देखो बाबर के टाइम पर क्या क्या चीजें बनवाएगी एक बार देख लेते हैं। आराम बाग, आराम बाग ये है आगरा के अंदर, ठीक है, आगरा के अंदर आराम बाग। दोस्तों आराम बाग के ही अंदर बाबर को दफनाया गया था, ठीक है। पानीपत में एक मस्जिद है, ठीक है, पानीपत में एक मस्जिद है और वो मस्जिद काबुली बाग में स्थित है। पानीपत जो कि हरियाणा के अंदर है, वहां पर एक काबुली बाग है, काबुली बाग के अंदर एक मस्जिद है, तो वो भी बाबर के द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा दोस्तों जामी मस्जिद बनवाई थी, जामी मस्जिद, जामी मस्जिद ये संभल नाम का एक स्थान था, वहां पर बनवाई थी बाबर ने। इसके अलावा दोस्तों आगरा के पुराने लोधी के किले के भीतर की मस्जिद, ठीक है, आगरा का जो पुरानी पुरानी लोधी का किला था, ठीक है, आप ये समझो कि जब सिकंदर लोधी ने 1504 के अंदर, सिकंदर लोधी ने 1504 के अंदर आगरा को राजधानी बनाई थी, ठीक है, तो आगरा में ही उसने कुछ बनवाया था किला टाइप से, तो उसमें मस्जिद बनाई थी बाबर ने, ठीक है, ये आप याद रखना। बाबर ने अनेक कुएं भी बनवाए, स्नानागार बनवाए, तालाब बनवाए, फव्वारे बनवाए, ठीक है, ये सब चीजें भी आप लिख के आ सकते हैं। अभी ऐसी चीजें तो नॉर्मल आप किसी भी शासक के अगर आपको पॉइंट याद नहीं आ रहे हैं तो इतना तो लिख सकते हैं ना, किसी भी शासक ने क्या क्या बनवाया होगा, कुएं बनवाए थे, स्नानागार बनवाए थे, तालाब बनवाए थे, फव्वारे बनवाए थे, ठीक है, फाउंटेन्स जिसको अपन कहते हैं, पानी ऊपर की तरफ जाता है और देखने में काफी सुंदर सा लगता है वो फाउंटेन, ठीक है। तो बाबर सल्तनत कालीन स्थापत्य कला से उतना प्रभावित नहीं था, केवल ग्वालियर में मानसिंह व विक्रमाजीत की इमारतों को उसने सराहा था। तो देखो बाबर बाबरनामा में क्या कहता था कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सल्तनत काल में जो बना है, लेकिन मान सिंह, ठीक है, मान सिंह और विक्रमाजीत, मान सिंह और विक्रमाजीत के द्वारा बनाई गई सल्तनत काल की जो बिल्डिंग थी उसकी तारीफ बाबर किया करता था, ठीक है। अब पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं का शासन काल है दोस्तों काफी मुश्किल हालातों में बीता है। 1540 से 1530 से लेकर 1540 के बीच में, और फिर 1555 से लेकर 1556 ईस्वी में हुमायूं ने भारत पर शासन किया था। तो हुमायूं कला प्रेमी था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कला के क्षेत्र में विशेष कार्य करने का अवसर नहीं मिल सका, क्योंकि आपको पता है कि हुमायूं का जो अधिकांश टाइम है, मतलब ये भाग दौड़ में बीत गया, ठीक है, मतलब अपने भाइयों को मनाने में ही बीत गया। भारत की उत्तर पश्चिम जो मतलब प्रांत थे, भारत के उत्तर और पश्चिम प्रांत थे, वहां पर ये भटकता रहता था हुमायूं, ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन दोस्तों फिर भी इसने कुछ बनवाया है तो वो अपने को देखना है। हुमायूं ने क्या क्या बनवाया? दीन पनाह, दीन पनाह महल, दीन पनाह महल। दीन पनाह का मतलब क्या होता है? धर्म का शरण स्थल, धर्म का शरण स्थल, ठीक है, दीन पनाह महल ये बनवाया था। और आगरा और फतेहाबाद, ठीक है, आगरा फतेहाबाद में मस्जिदें बनवाई थी, ठीक है। ठीक है, याद हो जाएगा। हुमायूं का कार्यकाल लिख देना 1530 से 1540, 1555 से 1556। बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया, हालांकि कला का प्रेमी था लेकिन लड़ता रहा, ठीक है, भारत में बहुत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। तो दीन पना महल फिर भी बनवाया, आगरा और फतेहाबाद में मस्जिदें बनवाई थी, ठीक है। अब देखो शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी जिसने द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की थी भारत में, 1540 से लेकर 1545 तक इसका शासनकाल माना जाता है। तो क्या क्या बनवाया है शेरशाह सूरी ने? ठीक है, अफगानिस्तान का था और हुमायूं को हरा दिया था इन्होंने,
तो कुछ साल भारत पर शासन किया था। ठीक है। शेरशाह सूरी ने शेरगढ़ का किला बनवाया था। सॉरी, शेरगढ़ एक नगर का नाम है। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ये अफगानिस्तान का रहने वाला था और भारत में द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की थी। अब देखो, प्रथम अफगान वंश कौन था फिर भारत में? लोदी वंश। लोदी वंश, ठीक है। अफगानिस्तान के थे ना लोदी, ये सब बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, ये भी तो अफगानिस्तान के थे। तो शेरशाह सूरी भी अफगानिस्तान का था। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, कुछ साल तक भारत पे शासन किया था। तो उस टाइम पर 5 साल में ही काफी कुछ बनवाया है, जैसे कि शेरगढ़ एक नगर का निर्माण करवाया था। ठीक है। इस शेरगढ़ में दोस्तों आज बहुत ज्यादा चीजें बनी नहीं है। आप अब आप खुद देख लो इसका कार्यकाल, मतलब आज से 500 550 साल पहले जो ये चीजें बनी होती थी वो टिक थोड़ी पाएंगी। आंधी आती है, तूफान आता है, बरसात आती है, राइट, धूल धूप ये सब चलता रहता है, तूफान आते हैं, कई बार ओले गिरते हैं, तो चीजें हैं वो नष्ट होने लगती हैं। लेकिन फिर भी शेरगढ़ नगर में खूनी दरवाजा, ठीक है, खूनी दरवाजा। अब ये नाम खूनी दरवाजा क्यों है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। शेरगढ़ नगर में खू आज आज के टाइम पर अगर देखने जाएंगे तो खूनी दरवाजा और लाल दरवाजा बचा है, बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है। दिल्ली का पुराना किला, दिल्ली का पुराना किला, ठीक है, दिल्ली का पुराना किला जो कि प्रगति मैदान के आसपास के लोकेशन में है। ठीक है, देख के आना कभी, मेरा देखा हुआ है। तो दिल्ली का पुराना किला वो किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। दिल्ली का पुराना किला, पुराना किला, दिल्ली का पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनाया था। ठीक है। और पुराने किले के अंदर दोस्तों एक मस्जिद भी बनवाई थी। ठीक है, उस मस्जिद का नाम क्या था? किला ए कुहना, किला ए कुहना एक मस्जिद थी जो कि शेरशाह सूरी ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर बनवाई थी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बिहार में रोहतास का किला, बिहार में रोहतास का किला ये भी बनवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा वो कहां पर है? सासाराम बिहार में। ये पटना के अंदर ही जगह थी, सासाराम बिहार। तो यहां पर शेरशाह सूरी का मकबरा बना है। मकबरा झील के अंदर स्थित है। ठीक है। और यह मकबरा हिंदू मुस्लिम जो वास्तुकला उसका श्रेष्ठ नमूना कहा जाता है। सासाराम बिहार में है स्थित मकबरा। ठीक है। तो अपन ने बाबर देख लिया, हुमायूं देख लिया, शेरशाह सूरी देख लिया, अब अकबर देख लेते हैं। अकबर के टाइम पर क्या क्या बना है? अकबर के टाइम पर दोस्तों, अकबर के टाइम पर काफी कुछ स्थिर हो गया था। ठीक है। राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और न दरबार के अंदर षड्यंत्र होते थे, मंगोल आक्रमण भी रुक गए थे। तो अकबर को बहुत ज्यादा टाइम मिला कि वो अपना जो इंटरेस्ट है, अपना जो पैशन है, ठीक है, वो जनता को भी दिखा सके। ठीक है। और अपने पैशन के साथ में वो जी भी सके। अब अकबर के टाइम पर दोस्तों जो चीजें बनाई गई, अकबर के टाइम पर जो वास्तुकला का विकास हुआ, ये हिंदू प्लस मुस्लिम शैलियों का मिश्रण था। इसका लाइन का क्या मतलब देखो, मुस्लिम शैली की वास्तुकला क्या होती थी कि उसके अंदर गुंबद होते थे, मेहराब होते थे, उसके अंदर मेहराब बता रखा है, ये मेहराब होता था। ठीक है। गुंबद होते थे, मेहराब होता था। ये मुस्लिम शैलियों में इस तरह की चीजें बनाई जाती थी, गुंबद, मेहराब। ठीक है। और हिंदू शैली में क्या क्या बनाया जाता था? जैसे कि आमलक, कलश, हाथी का चिन्ह, ओम का चिन्ह, ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह, कमल का फूल, ये सब हिंदू वास्तुकला में चीजें बनाई जाती थी। तो अकबर के टाइम पर
जो कलाकृतियां बनी थी, ठीक है, उसके अंदर हिंदू और मुस्लिम शैलियों का मिश्रण हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये बात अपन लिख सकते हैं वहां पर। अब अकबर के टाइम पर क्या क्या बना है? एक तो हुमायूं का मकबरा बना है। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। अकबर की सौतेली मां जिसका नाम था हाजी बेगम, अकबर की सौतेली मां जिसका नाम था हाजी बेगम, तो उन्होंने हुमायूं की याद में हुमायूं का मकबरा बनवाया था, ठीक है, 1564 ईस्वी में हाजी बेगम के द्वारा। आगरा का जो किला है, ठीक है, जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ, रेड सैंड स्टोन से, ठीक है, आगरा का किला लाल बलुआ पत्थर का यहां पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो आगरा का किला किसने बनवाया? वो अकबर ने बनवाया। और इसके अंदर जहांगीरी महल, इसके अंदर जहांगीरी महल और अकबरी महल, ये सब भी अकबर के टाइम पर ही बना था। और याद कर लो, लाहौर का किला, लाहौर का किला ये अकबर के टाइम पर बना था। अजमेर का किला, अजमेर राजस्थान के अंदर है, जहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह भी है, ठीक है, वही अजमेर, अजमेर का किला। ये जो किला था अजमेर वाला, इसको शिविर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था मुगलों के द्वारा। शिविर का मतलब कैंप, यानी कि ठहरने के लिए ये मुगलों का एक फेवरेट स्थान था अजमेर का किला, ठीक है। अब इसके अलावा और देखते हैं, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ये अकबर ने एक पूरा का पूरा नगर बसाया था। तो मुगल सम्राटों की वास्तुकला के अंतर्गत ताजमहल के बाद में अगर दोस्तों कोई बढ़िया चीज की बात की जाए तो नाम आता है फतेहपुर सीकरी का, क्योंकि यहाँ पर बहुत बेहतरीन चीजें बनाई गई है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? आगरा से 24 मील दूर, यानी कि लगभग 40 किलोमीटर के आसपास फतेहपुर सीकरी बसा हुआ है, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी एक नगर का नाम है, एक सिटी का नाम है। यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है? दीवाने खास, दीवाने खास यहाँ पर अकबर के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे जिस पर वो भरोसा जताया करता था, खास खास मंत्री जो दीवाने खास में आते थे, दीवाने आम, ये भी यहाँ पर बना है। जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, वो भी फतेहपुर सीकरी नगर के अंदर बना हुआ है। बीरबल का महल ये अकबर का नवरत्न था, ठीक है। और तुर्की सुल्तान का महल, ठीक है। अब अकबर का संरक्षक कौन था? यानी कि अकबर जब छोटा था तब इसका अभिभावक कौन था? बैरम खान था, ठीक है। तो वही तुर्की सुल्तान, उसी तुर्की सुल्तान की याद में अकबर ने एक महल बनवाया था, तुर्की सुल्तान का महल, ठीक है। पंचमहल भी यहीं पर स्थित है, पंचमहल। हवा महल, एक हवा महल जयपुर में भी है, ठीक है। हवा महल शहजादों का, शहजादों का मकतब, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो शहजादे हुआ करते थे वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन, वो लेने के लिए आते थे यहाँ पर, ठीक है। तो और खास महल, इसके अलावा जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में और क्या बना हुआ है? बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा कब बनाया था अकबर ने? गुजरात जीतने के बाद में, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी दोस्तों एक पूरा नगर बसा बनाया था अकबर ने, क्योंकि अकबर को कई सालों तक संतान नहीं हुई थी, तो शेख सलीम चिश्ती जी के आशीर्वाद से यहाँ पर उनको एक संतान की प्राप्ति होती है जिसका नाम सलीम था। आगे चलकर वही सलीम जहांगीर कहलाया। तो आशीर्वाद किन से मिला था? शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, और इन्हीं के नाम पर अकबर के संतान का नाम सलीम रखा गया, शेख सलीम चिश्ती। यहाँ पर मकबरा भी है उनका, फतेहपुर सीकरी में ही,
ठीक है। तो सीकरी एक छोटा सा गांव हुआ करता था सबसे पहले। सीकरी एक छोटा सा गांव हुआ करता था, यहाँ पर रहते थे सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, जो कि चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे। तो उनके पास में आते हैं और अकबर की फिर संतान हो जाती है, तो अकबर खुश होकर के यहाँ पर पूरा एक फतेहपुर सीकरी नाम का एक नगर बसा देता, जहाँ पर दीवाने खास, दीवाने आम, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, ये सब कुछ बना हुआ है। ठीक है। जहांगीर के बारे में पढ़ लेते हैं। जहांगीर कब बादशाह बनता है? 1605 ईस्वी में जहांगीर बादशाह बनता है। जहांगीर को दोस्तों वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला एवं बाग बगीचों से अधिक लगाव था। ठीक है। क्योंकि जहांगीर के टाइम पर दोस्तों प्रशासन कौन संभालता था? इनकी जो पत्नी थी नूरजहां, वो शासन प्रशासन दरबार संभालती थी। ठीक है। एक ग्रेट पर्सनालिटी थी नूरजहां। तो जहांगीर का इंटरेस्ट किस में था? पेंटिंग में था। ठीक है। इसके अलावा बाग बगीचे, गार्डनिंग में काफी ज्यादा शौक रखता था। ठीक है। बाग बगीचे, पेंटिंग, इनमें सब ज्यादा इंटरेस्ट रखता था। फिर भी अकबर के समय स्थापत्य कला का जो प्रयास प्रारंभ हुआ, ठीक है, और वो कुछ कुछ जहांगीर के टाइम पर भी चलता रहा। अब देखो, जहांगीर ने भी दोस्तों उसी परंपरा को थोड़ा बहुत आगे चलाया, लेकिन थोड़ा बहुत ही वो बना पाया। ठीक है। ज्यादा चीजें वो बना नहीं पाए। क्या क्या बनाया है जहांगीर ने, देख लेते हैं। अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा। अब देखो, अकबर जब जी रहा था, जीते जी उसने ये कह दिया था कि मेरा मकबरा यही बनेगा। ठीक है। ये लोकेशन कौन सी थी? सिकंदरा। अकबर ने जीते जी अपने मकबरे की लोकेशन डिसाइड कर दी थी। लेकिन दोस्तों अकबर की हो गई थी 1605 में डेथ। ठीक है। तो अकबर का जो मकबरा था वो अधूरा रह गया था, उसको पूरा किसने करवाया था? जहांगीर ने। ठीक है। और कहां पर बनाए? सिकंदरा नामक स्थान पर। और देखते हैं एतमातु दौला, एतमातु दौला, ठीक है, का मकबरा। ये कौन था? एतमातु दौला कौन था? बिल्कुल नूरजहां के पिता। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, अभी तक आपको चीजें याद है। देखो, नूरजहां के जो पिता थे, ठीक है, इनकी माँ का नाम था अस्मत बेगम। किनकी माँ का नाम? नूरजहां। ठीक है। और पिता का नाम था एतमातु दौला। ठीक है। तो नूरजहां ने अपने पापा की याद में एतमातुद्दौला की, इनकी याद में एतमातुद्दौला का मकबरा वो बनवाया था जहांगीर के टाइम पर। ठीक है। अस्मत बेगम के जो पति थे एतमातुद्दौला, इनकी एक उपाधि भी थी, गयास बेग। अगर इतिहास पढ़ते टाइम आपके सामने अगर गियास बेग आता है, तो यह एक उपाधि का नाम होगा, यह एक टाइटल का नाम होगा। ठीक है। जो कि एतमातुद्दौला को मिला था। तो एतमातुद्दौला का मकबरा भी जहांगीर के टाइम पर बना है। और देख लेते हैं। मरियम उज जमानी, मरियम उज जमानी किसका, किसकी उपाधि है? हरकूबाई की। ठीक है। हरकूबाई की उपाधि का नाम है मरियम उज जमानी। इनका भी मकबरा सिकंदरा में ही स्थित है। तो ये भी जहांगीर के टाइम पर बनी है। दोस्तों एक ऐसे पत्रकार थे जो कि मतलब लिखना भी जानते थे और तलवार चलाना भी जानते थे। इतिहास में काफी कम व्यक्ति हुए इनके जैसे। तो इनका नाम था अब्दुल रहीम खाने खान। अब्दुल अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। इनका मकबरा, इनका मकबरा वो भी जहांगीर के टाइम पर ही बना है। दोस्तों ये कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना जहांगीर के गुरु थे। ठीक है। जहांगीर के गुरु थे। ठीक है। और बैरम खान का बेटा था ये। बैरम खान कौन? अकबर का संरक्षक।
तुर्की सुल्तान था बैरम खान, तुर्क देश से आता था, बैरम खान का बेटा था ये। अब शाहजहां और औरंगजेब रह चुके हैं, ठीक है, उनको और देख लेते हैं फटाफट, फिर इस सवाल को कंप्लीट करते हैं। शाहजहां के टाइम पर क्या क्या बना है? मुगल वास्तुकला दोस्तों चरम पे पहुंच गई थी, काफी बेहतरीन और शानदार चीजें हैं जो देखने लायक थी, वो चीजें बन गई। तो क्या लिखोगे? शाहजहां के शासन काल के अंतर्गत मुगल वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई, अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एरा, ठीक है, क्योंकि ताजमहल जैसी चीजें बनी थी। इसके टाइम पर इमारतों में सफेद संगमरमर का प्रयोग बहुत ज्यादा होता था। शाहजहां के टाइम पर सफेद सफेद संगमरमर पत्थर का सबसे ज्यादा यूज होता था, ठीक है। अब देखो शाहजहां ने क्या क्या बनवाया है वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं अपन। तो आगरा का जो किला है उसके अंदर जो चीजें बनी हुई है, जैसे कि मैं आपको नाम बताता हूँ। आगरे के किले के अंदर शाहजहां ने दीवाने खास, दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम, मच्छी भवन, मच्छी भवन, शीश महल, खास महल, खास महल हरम होता था दोस्तों। खास महल हरम होता था जहां पर जो स्त्रियां थी, लड़कियां थी, वो रखी जाती थी। इसमें मुख्य पत्नियां होती थी, दासियां होती थी, मनोरंजन करने वाली लड़कियां होती थी इसी हरम में, ठीक है। हरम एक खास महल था, ठीक है। खास महल में तरह तरह की स्त्रियां रहा करती थी। और नगीना मस्जिद, नगीना मस्जिद, ठीक है। इसके अलावा मोती मस्जिद जो मोती की तरह चमकती थी, मोती मस्जिद। और झरोका दर्शन, यानी कि जब शाहजहां मतलब जाते थे अपने सैनिकों के साथ में, जब वो निकलते थे तो उनको देखने के लिए झरोका दर्शन नाम की एक इमारत बनाई गई थी कि वहां से देख सकते थे, ठीक है, उनको। अंगूरी बाग, जामा मस्जिद, ये सब भी किसने बनवाया था? शाहजहां ने, ठीक है। तो खास खास चीजें ताजमहल ही थी, ठीक है। ताजमहल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ताजमहल यह वास्तुकला की कारीगरी का सर्वोत्कृष्ट नमूना तथा शाहजहां का विश्व को सर्वश्रेष्ठ उपहार है। मतलब दुनिया को एक बेहतरीन गिफ्ट दिया गया शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनवा करके, ठीक है। अब ताजमहल का जो निर्माण था वो 1631 ईस्वी में उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में प्रारंभ करवाया था, ठीक है। अब मुमताज महल की बुरहानपुर में डेथ हो गई थी, ठीक है। बुरहानपुर में मुमताज महल की डेथ हो गई थी प्रसव पीड़ा की, यानी कि डिलीवरी के टाइम पर, डिलीवरी के टाइम पर जो दर्द महसूस होता है एक महिला को, उसको कहते हैं प्रसव पीड़ा, ठीक है। बच्चे पैदा करते टाइम तो उनसे उस दर्द से उनकी मौत हो गई थी। तो यह आगरा के लाल किले से 1 मील दूरी पर स्थित है, यमुना नदी के किनारे। इसका निर्माण कराने के लिए शाहजहां ने देश विदेश से महान कलाकारों को बुलाया था। इसकी जो योजना थी, ठीक है, ताजमहल की योजना, मतलब इतनी वहां पर गुंबद या मीनारें लगवाई जाएंगी, इतना मतलब नींव भरा जाएगा, ये सब, हाँ बिल्कुल, दिल्ली का लाल किला ये भी शाहजहां ने बनवाया है, ठीक है। तो ताजमहल की जो योजना थी, ताजमहल कैसा बनेगा, दिखेगा कैसा, ये किसने योजना बनाई थी? उस्ताद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल की योजना बनाई थी, ठीक है। ताजमहल की निर्माण योजना हुमायूं के मकबरे, एतमातुद्दौला के मकबरे, अकबर का मकबरा से प्रभावित था, ठीक है। तो ताजमहल जो बनाया गया था ना, ये हुमायूं के मकबरे से प्रेरित था, एतमातुद्दौला के मकबरे से प्रेरित था, ठीक है।
तो उनकी कॉपी करने की कोशिश की। नागौर एक स्थान है राजस्थान में, एक जिला है नागौर, वहां से संगमरमर के पत्थर आए थे। तकरीबन 50 लाख, तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख रुपए लगे थे इस टाइम पर। ठीक है, 1631 में बनना चालू हुआ और 1653 तक इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया था। दिल्ली का जामा मस्जिद है, ठीक है, जो दिल्ली के लाल किले के बाहर स्थित है। तो दिल्ली का जामा मस्जिद वो भी किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है। ठीक है, अब औरंगजेब के बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर ये आपका एक 20 नंबर का जो सवाल है ये कंप्लीट होता है। अब देखो, अगर आप ये वाक्य लिख के आ जाता है तो मैं नहीं मानता हूं कि एग्जामिनर अपने आप को रोक लेगा आपको नंबर देने से। क्या सेंटेंस है? मुगल वास्तुकला ने, ठीक है, मुगल वास्तुकला ने, ये रट लेना, ठीक है, ये रट ही लेना। मुगल वास्तुकला ने बाबर व हुमायूं की, बाबर व हुमायूं की गोद में, लिख भी सकते हो अगर आपके सामने किताब रखी है, चैप्टर नंबर 17 में लिख लो। अगर मुगल वास्तुकला स्थापत्य कला से संबंधित सवाल आता है तो बहुत ही बेहतरीन लाइनें लिख सकते हो अपने आंसर में। मुगल वास्तुकला ने बाबर व हुमायूं की गोद में, हुमायूं की गोद में आंख खुली, आंख खोली, आंख खोली, और अकबर तथा शाहजहां के, और अकबर तथा शाहजहां के संरक्षण में, संरक्षण में अपनी युवावस्था, अपनी युवा अवस्था को प्राप्त कर, को प्राप्त कर ताजमहल जैसी, ताजमहल जैसी उच्चतम कलाकृति, उच्चतम कलाकृति को जन्म दिया। तत्पश्चात, मतलब उसके बाद, तत्पश्चात वह पतन की ओर उन्मुख हो गई। उन्मुख का मतलब चली गई, पतन की ओर उन्मुख हो गई, उन्मुख हो गई। तो मुगल वास्तुकला ने बाबर व हुमायूं की गोद में आंख खोली, यानी कि मुगलों की जो वास्तुकला थी, मुगलों का जो आर्किटेक्चर था, वो किसके टाइम पर जन्म लेता है, किसके टाइम पर उसकी शुरुआत मानी जाती है? बाबर और हुमायूं से। अकबर तथा शाहजहां के संरक्षण में अपनी युवा अवस्था को प्राप्त कर ताजमहल जैसी कलाकृति को जन्म दिया। और अकबर के टाइम पर दोस्तों वास्तुकला को काफी संरक्षण मिला। अनेक देशों से यहां पर कारीगर आते थे चीजें बनाने के लिए। और शाहजहां के टाइम पर तो दोस्तों संगमरमर के पत्थरों पर जवाहरातों का भी इस्तेमाल और गच्छकारी का भी इस्तेमाल करके बहुत ही बेहतरीन इमारतें बनाई गई। ठीक है, उसके बाद तत्पश्चात वह पतन की ओर उन्मुख हो गई, यानी कि मुगल वास्तुकला का विकास नहीं हुआ और लगातार पतन की तरफ ये चलती चली गई। लेकिन दोस्तों औरंगजेब ने फिर भी कुछ बनवाया था। ठीक है, अब क्या क्या बनवाया वो एक बार देख लेते हैं। बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा ये औरंगजेब के टाइम पर बना था। ठीक है, अब देखो महाराष्ट्र में एक जगह है साथियों, औरंगाबाद, औरंगाबाद ये महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है। और ये क्यों बनाया था बीबी का मकबरा? दोस्तों इनकी बेगम थी जिनका नाम था दिलरस बानो, दिलरस बानो बेगम। ठीक है, इनकी याद में औरंगजेब ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया था। दिलरस बानो बेगम की याद में औरंगजेब ने यह मकबरा बनाया था। ठीक है,
और दोस्तों इन्होंने ना ताजमहल की नकल करने की भी कोशिश की थी और कुछ कुछ ताजमहल जैसा भी बनवाया था इन्होंने। इसके अलावा बादशाही मस्जिद, लाहौर के अंदर बादशाही मस्जिद वो किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। ठीक है। और जो मोती मस्जिद मैंने बताई थी कि शाहजहां के टाइम पर वो मोती की तरह चमकती थी, उसका निर्माण चल रहा था, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन वो पूरी कब बनी? मोती मस्जिद पूरी कब बनी? औरंगजेब के टाइम पर। तो हम यहां पर लिख देंगे मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। ठीक है। और बनारस, देखो औरंगजेब एक धार्मिक कट्टर व्यक्ति था और अनेक मंदिरों को तुड़वाकर उन्होंने मस्जिदें वगैरह बनाई थी। तो बनारस और मथुरा, बनारस तथा मथुरा में काफी सारे जो मस्जिदें थी वो हिंदू मंदिरों को तुड़वा करके बनवाई गई थी, जो कि स्थापत्य कला की दृष्टि से उत्तम नहीं कही जा सकती है। ठीक है। औरंगजेब के बाद में दोस्तों अगर बात की जाए तो मतलब बहुत कम चीजें देखने के लिए हमें मिलती हैं। ठीक है। औरंगजेब के बाद में एक तो सफदरगंज, सफदरगंज का मकबरा। ठीक है। ये याद रखना कि मुगलों के बाद में मतलब सॉरी औरंगजेब के बाद में अगर हमें कोई चीज बढ़िया दिखाई देती है तो सफदरगंज का मकबरा। ठीक है। जो अवध का दूसरा नवाब, ठीक है, अवध का जो दूसरा नवाब था उसका मकबरा। ठीक है। दूसरा नवाब का मकबरा है जिसको साल 1753 ईस्वी में बनाया गया था। ये दोस्तों आपका एक 20 नंबर का सवाल कंप्लीट होता है। चलो मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है। मुगल कालीन चित्रकला, ये हमारा दूसरा सवाल रहेगा। इससे पहले दोस्तों अपन एक चीज समझ लेते हैं, सल्तनत काल में क्या चित्रकला हो रही थी? सल्तनत काल में चित्रकला, क्योंकि हम सल्तनत काल और मुगल काल साथ में लेके चलते हैं। ठीक है। जैसे कि भू राजस्व देखा अपन ने कि सल्तनत काल में भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, फिर मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, सल्तनत काल में आंतरिक व्यापार कैसा था, मुगल काल में आंतरिक व्यापार कैसा था, सल्तनत काल में समुद्री व्यापार कैसा था, मुगल काल में समुद्री व्यापार कैसा था। तो साथ में लेके चलते हैं हर चीज को। ठीक है। तो देखो सल्तनत काल में चित्रकला दोस्तों एकदम डेड थी। क्यों? क्योंकि कुरान की इजाजत नहीं थी और इस्लाम में भी इसकी इजाजत नहीं थी। इसलिए दोस्तों ना तो चित्रकला का विकास हो पाया और ना मूर्तिकला का विकास हो पाया। ठीक है। तो जो सल्तनत काल के जो राजा थे, ठीक है, वो थोड़े धार्मिक कट्टर व्यक्ति थे। वो कुरान की उदार व्याख्या में विश्वास नहीं किया करते थे। ठीक है। तो वो मानते थे कि चित्रकला और मूर्तिकला, कुरान इसकी इजाजत हमें नहीं देता है, इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। ठीक है। तो एक रूसी विद्वान था रोसेनबर्ग, रूसी विद्वान रोसेनबर्ग, रोसेनबर्ग। तो उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक भारतीय चित्रकला का जो विकास था वो अवरुद्ध हो गया था, वो रुक गया था। ये एक रूस का विद्वान था रोसेनबर्ग। ठीक है। पर्सी ब्राउन भी इसी तरह की चीजें कहता है। ठीक है। अब कुछ कुछ चीजें बनी थी इल्तुतमिश के टाइम पर, चीजें बनी थी, तो वो सब याद हमें नहीं रखना है। ठीक है। जब भी मैं बता देता हूं कि इल्तुतमिश नाम नहीं था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये बात 1353 ईस्वी की है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय हमें एक चित्र मिलता है।
उस चित्र में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? एक संगीत गोष्ठी हो रही है, एक म्यूजिकल इवेंट हो रहा है, ठीक है, संगीत गोष्ठी, जिसमें स्त्रियां सुल्तान के समक्ष वीणा वीणा बजा रही है और सितार बजा रही है। सुल्तान के सामने जो महिलाएं थी वो वीणा और सितार बजा रही थी, ठीक है। तो ये एक चित्र मिलता है। बाकी ना तो चित्रकला का विकास हुआ ना मूर्तिकला का यहाँ पर विकास हुआ। तो सीधे आते हैं अपने 20 नंबर के सवाल पे। मुगल कालीन चित्रकला, मुगल कालीन चित्रकला, ठीक है। तो ध्यान से सुनते चले जाना। इस्लामियत में चित्रकला प्रतिबंधित थी, फिर भी मुगल काल में बादशाहों ने चित्रकला को डेवलप किया, विकसित किया। कलाकारों को जगह दी गई दरबार के अंदर, ठीक है, और चित्रकला को विकसित होने का अवसर प्रदान किया गया। चित्रकारों को राज्य के खजाने से पैसा भी दिया जाता था। भाई जाहिर सी बात है, अगर अपन पेंटिंग बनाते हैं तो अपने को कोई रुपया पैसा देगा तभी तो बना पाएंगे। भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते, वही बात है, ठीक है। तो कोई पैसा देगा, दरबार में रहने के लिए जगह देगा, तभी तो एक जो कलाकार है वो अपनी कलाकारी दुनिया को दिखा पाएगा, ठीक है। मुगल काल में दोस्तों चित्रकला का जो स्वरूप था वो धर्म निरपेक्ष था, यानी कि एक धर्म से संबंधित चीजें यहाँ पर नहीं बनाई जा रही थी, ठीक है। अनेक धर्मों के जो चित्र थे वो यहाँ पर बनाए जा रहे थे। तो हुमायूं के टाइम पर चित्रकला का विकास हुआ। बाबर के टाइम पर भी कुछ हमें अंश और प्रतीक मिलते हैं। देखो, सबसे पहले जो चित्रकला का विकास माना जाता है वो ईरान से माना जाता है, ठीक है। और चूंकि ईरान में काफी दिनों तक रहा था हुमायूं, तो ईरान के काफी ज्यादा चित्रकारों से, पेंटर से वो प्रभावित था, उनको वो भारत ले आता है। और ईरान से जो चित्रकला आगे बढ़ती है वो दोस्तों समरकंद जाती है, समरकंद, ठीक है। और समरकंद से वो चल करके चित्रकला चल करके भारत में आती है। तो चित्रकला का इस तरह से विकास होता है, ईरान, देन समरकंद, देन इंडिया। अगर कोई पूछे कि भारत में चित्रकला को लाने का जो क्रेडिट या श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है डियर हुमायूं को, हुमायूं को श्रेय दिया जाता है। हुमायूं 15 वर्ष तक ईरान रहे थे, 15 सालों तक ईरान रहा था हुमायूं, ठीक है। किसके दरबार में? शाह के दरबार में। शाह कौन होता था? ईरान का एक राजा होता था, ठीक है। ईरान का जो राजा होता था उसका टाइटल होता था शाह। जैसे कि मैं महाराज बोलता हूँ, महाराज तो भारत के राजाओं की उपाधि हुआ करती थी। ईरान के जो राजा थे उनकी उपाधि शाह होती थी, ठीक है। तो ईरान के शाह के दरबार में हुमायूं पहली बार चित्रकला से मुखातिब हुए, यानी कि उनको पहली बार चित्रकला के बारे में पता चला, ठीक है। बाबर ने एक आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है बाबरनामा। इस बाबरनामा में दोस्तों दो चित्रकारों के हमें नाम मिलते हैं। एक का नाम था behजाद, behजाद, और एक का नाम था शाह शाह मुजफ्फर, शाह मुजफ्फर और behजाद। ये बाबरनामा में हमें दो चित्रकारों के नाम हमें मिलते हैं, यानी कि बाबर भी है वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिया करता था, ठीक है। तो बाबर थोड़े बहुत समय के लिए भारत में शासन कर पाए। अब देखो, जैसे सवाल आता है कि मुगलों के टाइम पर वास्तुकला का विकास, इस पे लिखना है, तो आप बाबर का बताओगे, फिर हुमायूं का बताओगे, फिर शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ऐसे तो बताओगे आप। तो इसी तरह से अगर चित्रकला का पूछा जाता है तो आप चित्रकला बाबर से स्टार्ट करोगे, फिर हुमायूं, देन अकबर, देन जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे बताओगे आप, ठीक है। तो बाबर थोड़े बहुत तो टाइम तक शासन कर पाया और इसलिए भारत में चित्रकला का निश्चित स्वरूप विकास है वो नहीं कर पाया, ठीक है। अब देखो क्या कहा जाता है कि चित्रकला का विकास बाबर तो नहीं कर पाया, चित्रकला का विकास बाबर है वो नहीं कर पाया, ठीक है। अकबर के टाइम पर, अकबर के टाइम पर चित्रकला को स्थायित्व मिला, यानी कि कलाकारों को, चित्रकारों को दरबार में रहने के लिए जगह दी गई, इनको पैसा भी दिया गया सर्वाइवल के लिए, आजीविका चलाने के लिए।
ठीक है। और अकबर ने तो चित्रकला विभाग की अलग से स्थापना कर दी थी, चित्रकला विभाग की स्थापना कर दी थी अलग से। और चित्रकाल का जो स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण काल, वो जहांगीर के शासन काल को कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर का इंटरेस्ट किस में था, चित्रकला में था। ठीक है, चित्रकला और बाग बगीचों में शौक रखा करता था वो। तो स्वर्ण काल है, चित्रकला को जहांगीर का शासन काल माना जाता है। दोस्तों जहांगीर है ना, पारखी था। पारखी कौन होता है, जो कि चीजों को अच्छी तरह से पहचान लेता, जान लेता है। तो जहांगीर इतना पारखी था कि अगर उसके सामने कोई पेंटिंग रखी है तो वो देख के बता देता था कि फलाने चित्रकार ने ये पेंटिंग बनाई है। तो एक मतलब ये एक योग्यता ही होती है, स्किल होती है किसी व्यक्ति की, कि वो चित्र देख के ही बता पाता है ये सब कुछ। अब देखो, अब आगे क्या लिख सकते हैं अपन आंसर में, मुगल कालीन चित्रकला की विशेषताएं, वो एक बार देख लेते हैं फटाफट से। मुगल कालीन चित्रकला की विशेषताएं, इसका स्वरूप धर्मनिरपेक्ष था, यानी कि एक खास धर्म की जो चीजें वो बनाई जा रही थी। एक मिनट था, ठीक है। तो मुगल कालीन चित्रकला की विशेषता क्या थी, कि इसका स्वरूप धर्मनिरपेक्ष था, और मुगल कालीन चित्रकला में अमीरों को दिखाया जाता था, आम जनता के चित्र नहीं थे। इस चित्रकला को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। कुरानों की आयतें, बादशाहों के चित्र, खेल के मैदान, पक्षी, जानवर, फूल, पत्ती, ये सब बनाए जाते थे। चित्रों में प्रभामंडल का निर्माण भी किया गया था। प्रभामंडल का मतलब आप समझ गए कि एक व्यक्ति के पीछे गोल गोल चक्कर सा घूमता रहता है, उसको प्रभामंडल कहते हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा के पीछे जो प्रभामंडल चलता रहता है, तो जहांगीर के समय चालू होता है। ठीक है, प्रभामंडल युक्त चित्रों का सबसे ज्यादा अगर विकास में कहूं तो किसके टाइम पर हुआ था, शाहजहां के टाइम पर। सबसे ज्यादा जो प्रभामंडल के चित्र बने थे वो शाहजहां के टाइम पर बने थे। ठीक है, अब शाहजहां के टाइम तक आते आते मतलब जो चित्रकार जो चित्र बनाता था, ठीक है, उसमें अपना साइन भी नीचे वो करता था, हस्ताक्षर करता था। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब देखो, ये आपने बाबर पढ़ लिया था, बाबर पढ़ लिया था। अब हुमायूं पढ़ते हैं। हुमायूं ईरान गया था, और हुमायूं को वहां पर कुछ चित्रकार मिलते हैं, उनके नाम आपको याद करने हैं। एक तो मंसूर, एक मीर सैयद अली, मीर सैयद अली। हुमायूं 15 साल तक ईरान के शाह के दरबार में रहा था। शाह मतलब राजा। ठीक है, तो उसको दो चित्रकार मिले थे, मंसूर और मीर सैयद अली। ठीक है, अब देखो, जो मीर सैयद अली थे ना, उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे हुमायूं, बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे, क्योंकि इन्होंने एक चावल के दाने पर, अब चावल का दाना कितना होता है, छोटा सा होता है। चावल के एक दाने पर, एक दाने पर चौगान, चौगान का खेल वो पूरा बना दिया था। ठीक है, तो इतने ज्यादा टैलेंटेड थे मीर सैयद अली मंसूर। तो ऐसा कहा जाता है कि ये मीर सैयद अली है, इन्हीं से प्रभावित होकर फिर मन बना लिया था हुमायूं ने कि मैं भारत जब भी जाऊंगा तो चित्रकला को प्रमोट करूंगा। तीसरे चित्रकार थे अब्दुल समद, अब्दुल अब्दुल समद। इनसे भी हुमायूं काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, और कहा जाता है कि अकबर ने, खुद अकबर ने और हुमायूं ने, अकबर ने हुमायूं ने किससे चित्रकला सीखी, किससे पेंटिंग सीखी है, अब्दुल समद से। तो तीन चित्रकारों के नाम याद रहने चाहिए, मंसूर, मीर सैयद अली, अब्दुल समद। ठीक है, अकबर के टाइम की देख लेते हैं एक बार फटाफट से चित्रकला, अकबर कालीन चित्रकला। तो जब हुमायूं ने काबुल पर अधिकार किया तो वहां दो चित्रकारों से मुलाकात होती है, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद। इनको दोस्तों जो हुमायूं राजकीय संरक्षण देता है काबुल में,
हुमायूं फिर इनको भारत लेके आ जाता है। किसको? मीर सैयद अली को, मीर सैयद अली को और अब्दुल समद को भारत लेके आ जाता है हुमायूं। ठीक है। और अकबर, अकबर सीखता है इनसे, हुमायूं भी खुद सीखता है इनसे चित्रकला। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि अकबर के टाइम पर, अकबर के दरबार में तकरीबन 100 चित्रकार रहा करते थे, 100 चित्रकार रहा करते थे, जिसमें से 17 जो पेंटर थे दोस्तों आला दर्जे के थे, यानी कि बेहतरीन चित्रकारी बनाते थे। ठीक है। जिसमें दोस्तों हिंदू चित्रकार भी थे, जैसे कि दसवंत, दसवंत एक फेमस चित्रकार थे, बसावन, दसवंत, बसावन, केशवलाल, केशवलाल, मुकुंद, फारूक, फारूक, कलमक, ये चित्रकार का नाम है जो कि आला दर्जे के चित्रकार थे, अकबर के दरबार में रहा करते थे। मिस्किन, मिस्किन ये भी एक चित्रकार थे। इसके अलावा माधो, माधो, जगन, महेश, खेमकर्ण, सांवल, हरिवंश। ठीक है। ये सब आला दर्जे के चित्रकार थे। दसवंत का संग्रह हमें खानदान ए तैमूरिया एवं नूनी नामों में मिलता है। ठीक है। और बसावन सरो सबसे बढ़िया चित्रकार था, दुबले पतले घोड़े के साथ एक मजनू का चित्र बनाता है जो कि उजाड़ व निर्जन क्षेत्र में भटकता रहता है, बसावन। ठीक है। बसावन ऐसे चित्र बनाया करता था कि दुबले पतले घोड़े के साथ में एक मजनू है, वो अपनी लैला का इंतजार कर रहा है उजाड़ और निर्जन जंगलों में। ठीक है। बसावन काफी टैलेंटेड था। ठीक है। इसके अलावा दसवंत, दसवंत भी काफी पारंगत था चित्रकला में। अब जहांगीर की आ जाओ, जहांगीर के टाइम पर पढ़ लेते हैं। तो सारा शासन प्रशासन का काम कौन संभालती थी? इनकी बेगम नूरजहां, ये शासन प्रशासन का काम संभालती थी और जहांगीर बाग बगीचों को देखते थे, चित्रकला को देखते थे। तो जहांगीर के टाइम पर दोस्तों व्यवस्थित राजनीतिक माहौल था, और अगर माहौल अच्छा होता है तो इंसान वो वास्तुकला में इंटरेस्ट लेता है, जरूर लेता है। ठीक है। और संग्रह भी काफी ज्यादा जहांगीर के हमें मिलते हैं। तो दोस्तों इतने ज्यादा इनका इंटरेस्ट था कि इन्होंने हेरात, हेरात से एक व्यक्ति को बुलाया, उसका नाम था आगा रजा, आगा रजा को बुलाया हेरात नाम की जगह से, और आगरा के अंदर, आगरा के अंदर एक चित्रशाला का निर्माण किया था जहांगीर ने। ठीक है। और जहांगीर के टाइम पर भी दोस्तों इस चित्रशाला में हिंदू तथा मुसलमान चित्रकार रहा करते थे। ठीक है। जैसे कि आपको मैं नाम बताऊं कि ऐसे चित्रकार, ऐसे पेंटर जो कि जहांगीर के टाइम पर रहा करते थे, उनका नाम हो जाएगा अबुल हसन, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर, उस्ताद मुराद। अब कुछ हिंदू भी थे। ठीक है। हिंदू चित्रकार थे जैसे कि बिशन दास, बिशन दास और गोवर्धन, ये सब कुछ वहां पर चित्रकार थे। तो जहांगीर ने ग्रंथ संबंधी चित्र बनाने के लिए थोड़ा काम किया था। ग्रंथ चित्र क्या होता है दोस्तों? ग्रंथ चित्र में एक व्यक्ति के जीवन में जितनी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, उनको उकेरा जाता है। ठीक है। ग्रंथ चित्र, राइट। जहांगीर ने प्राकृतिक दृश्यों दृश्यों को काफी महत्व दिया। ठीक है। हाथी के ऊपर धनुष बाण लेकर शिकार करने के दृश्य वो जहांगीर के टाइम पर हमें मिलते हैं, कि हाथी के ऊपर जो बैठा हुआ है वो धनुष बाण उसके हाथ में है, धनुष बाण। ठीक है। और वह शिकार कर रहा है। तो प्राकृतिक दृश्य वो जहांगीर की चित्रकला में मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों जुलूस का चित्र मिलता है हमें जहांगीर चित्रकला में, जुलूस का चित्र। ठीक है। फूल पत्ती, फूल पत्ती, युद्ध के चित्र,
युद्ध के चित्र और पशु पक्षी के चित्र ये हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, जहांगीर के टाइम पर। अब दोस्तों अगर आपके पास में टाइम है तो आप अबुल हसन, ठीक है, ये जो चित्रकार थे इनके बारे में बता सकते हैं, याद रह जाए तो। व्यक्तिगत चित्रों में काफी पारंगत था, मतलब एक इंसान को देखा हूबहू उसका पेंटिंग है वो बना दी। अबुल हसन व्यक्तिगत चित्रों में काफी ज्यादा पारंगत था, ठीक है। तुजुक ए जहांगीर, देखो तुजुक ए जहांगीरी जो जहांगीर से संबंधित थी, तुजुक ए जहांगीरी, उसका जो फ्रंट पेज है वो किसने बनाया था? वो बनाया था अबुल हसन ने, ठीक है। और उस्ताद मंसूर, मंसूर नाम का एक चित्रकार था जहांगीर के टाइम पर, उसने दोस्तों साइबेरियन सारस का चित्र बनाया था, मतलब वो प्राकृतिक चित्र ज्यादा बनाया करता था, साइबेरियन सारस। और दुर्लभ जो जीव जंतु होते, साइबेरियन सारस एक रेयर स्पीसीज का बर्ड है, ठीक है। तो दुर्लभ प्रकार के जंतु जानवरों का चित्र बनाया करते थे उस्ताद मंसूर, ठीक है। ऐसे ही जो मिस्किन थे, मिस्किन भी जहांगीर के दरबार में रहकर चित्रकारी का काम किया करते थे। तो वो गरजते बादल, ठीक है, गरजते बादल और देवदूत, बादल गरज रहे हैं, देवदूत, ठीक है, और प्रभामंडल, ये सब कुछ अपने चित्रों में दिखा रहे हैं। गरजते बादल, देवदूत, प्रभामंडल, ये सब मिस्किन दिखाया करते थे। शाहजहां के टाइम पर देख लेते हैं गाइस, शाहजहां के टाइम पर क्या चल रहा था, और फिर औरंगजेब, ठीक है, फिर खत्म करते हैं इस सवाल को और क्लास को भी, ठीक है। शाहजहां के टाइम पर चित्रकला की विशेषताएं फटाफट देखते हैं। शाहजहां के समय पर छवि चित्रण ज्यादा बनाए करते थे। छवि चित्रण, छवि चित्रण भी वही है कि एक इंसान है, ठीक है, वो बगीचे के अंदर या फिर कहीं पर भी महल, हाँ बिल्कुल, देवदूत का मतलब होता है फरिश्ते, फरिश्ते जो कि आसमान से उतरते हैं, ठीक है, भविष्यवाणी कुछ करते हैं, राइट। तो शाहजहां के टाइम पर छवि चित्रण बनाए गए, यानी कि दोस्तों एक व्यक्ति वो बगीचे के अंदर घूम रहा है, उसको याद करके या उसको देख करके जो चित्र बनाया जाता है उसको कहा जाता है छवि चित्रण। तो शाहजहां के टाइम पर छवि चित्रण बनाए गए थे। चित्रों का जो संग्रह है वो एल्बम के रूप में किया जाता था शाहजहां के टाइम पर। पांडुलिपि चित्रण बनाए गए थे, ठीक है, मतलब ताड़ के पत्थरों पर भी चित्र शाहजहां के टाइम पर बनाए जाते थे। शाहजहां ऐसे चित्र बनाता था जिसके सर के पीछे रोशनी का गोला होता था, उसको अपन कहते थे प्रभामंडल। तो प्रभामंडल का सबसे ज्यादा जो विकास हुआ था वो शाहजहां के टाइम पर हुआ था, ठीक है। प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? अनूप था, मीर हसीम, मीर हसीम, मोहम्मद फकीर उल्लाह, मोहम्मद फकीर उल्लाह, और मोहम्मद नादिर, मोहम्मद नादिर, ठीक है। ये सब कुछ प्रसिद्ध चित्रकार थे शाहजहां के टाइम के, ठीक है। तो दोस्तों शाहजहां का विख्यात चित्र है जिसमें उसमें सूफी डांस करते हुए दिखाया गया। देखो शाहजहां के टाइम का एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक पेंटिंग मिलता है जिसमें शाहजहां ने मतलब शाहजहां क्या कर रहा है? सूफी डांस कर रहा है, सूफी डांस कर रहा है, ऐसा हमें चित्र मिलता है। शाहजहां के टाइम पर दोस्तों ऐसे चित्र बनाए जाते थे जिसमें यवन की सुंदरियां दिखाई जाती थी, यवन देश की सुंदरियां, ठीक है। इसके अलावा रंग महल, रंग महल दिखाया गया है। विलासी जीवन, यानी कि जो राजा थे वो भोग विलासिता में डूबे हुए थे, ऐसा इसमें दिखाया गया है। ईसाई धर्म के तत्व भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। बारीक चित्र भी बनाए जाते थे, यानी इतने बारीक बनाए जाते थे शाहजहां के टाइम पर कि दाढ़ी के जो बाल होते हैं, ठीक है, वो भी दिख जाया करते थे। शाहजहां के जो भी चित्र बने हैं उन सब में शाहजहां को कैसा दिखाया गया है कि उसने सबसे बेस्ट कपड़े पहन रखे हैं, तो सर्वोत्कृष्ट कपड़े पहन रखे हैं शाहजहां ने अपने प्रत्येक पेंटिंग में, ठीक है। और दोस्तों शाहजहां के टाइम पर ऐसे भी चित्र बनाए जाते थे जो कि वास्तव में दूर लगते थे, जैसे कि अपने से 2 किलोमीटर
दूर एक पहाड़ी है, तो पहाड़ी को छोटा छोटा सा बना दिया, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था। तो इस प्रकार के भी चित्र वहां पे बनाए गए थे, ठीक है। अब औरंगजेब पढ़ लेते हैं। औरंगजेब के टाइम पर चित्रकला का जो विकास है वो किस प्रकार के था। औरंगजेब, दोस्तों औरंगजेब ने ना तो वास्तुकला का विकास किया ना ही चित्रकला का। इसने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध, ठीक है, चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मान करके बंद करवा दिया था। यानी कि ना तो कुरान में इसकी कोई इजाजत है ना ही इस्लाम में इसकी कोई जगह है। तो औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम वर्षों में उसने चित्रकारी में थोड़ी बहुत रुचि ली, जिसके परिणाम स्वरूप उसके कुछ लघु चित्र प्राप्त हुए हैं, कुछ लघु चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसके अंदर औरंगजेब है वो शिकार करता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। और दरबार लगाते हुए, औरंगजेब को शिकार करते हुए दरबार लगाते हुए, ठीक है। इसके अलावा औरंगजेब को युद्ध करते हुए दिखाया गया है। अगर दोस्तों मुगलों की टाइम की अगर पेंटिंग देखनी है तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, अभिलेखागार का मतलब होता है जहां पर पुराने टाइम की चीजें रखी जाती है। दोस्तों राजस्थान में एक बीकानेर, बीकानेर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, ठीक है। तो वहां पर आप जाकर के मुगलों के टाइम की पेंटिंग्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका मुगल कालीन चित्रकला, ठीक है। एक 20 नंबर का शानदार सवाल। तो मैंने आपको दो सवाल करवा दिए, मुगल कालीन स्थापत्य कला या वास्तुकला, और एक करवा दिया है मुगल कालीन चित्रकला। आई होप दोस्तों मैं थोड़ा बहुत जस्टिस कर पाया हूं और आप समझ पाए।